चलो चालू करें, आ जाइए। अभी देखते हैं डिपॉजिट से रिलेटेड बात करते हैं, बढ़िया डिपॉजिट्स ऑफ द कंपनी से रिलेटेड चर्चा करते हैं। आ जाइए सभी लोग एकदम औसम तरीके से। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनी, क्या चीज़ आ रही है बोलो? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनी। नया चैप्टर चालू होने जा रहा है, चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है? 5। ठीक है, अब देखिए डिपॉजिट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अपने को 3-4 चीज़ें पढ़ना है। जैसे प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस देखना है हम लोगों को, फिर इसके अलावा रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स देखना है, इसके अलावा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक देखना है, और पनिशमेंट से रिगार्डिंग 76A करके ऐसे बहुत सारे चीज़ें देखना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। जो डिपॉजिट है ना बेटा, ये डिपॉजिट मेंबर्स से लिए जा सकते हैं, या ये डिपॉजिट इसके अलावा बाकी मतलब दूसरे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी अवेलेबल होते हैं। डिपॉजिट वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। एक चीज का ध्यान रखना, जो डिपॉजिट अमाउंट है ना वो क्या है? वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। इस चीज का ध्यान रखें। सर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि कहाँ से कंपनी को पैसा बन रहा है। कंपनी को शेयर से पैसा बनता है, कंपनी को डिबेंचर्स से बनता है, उसी प्रकार से डिपॉजिट भी एक जरिया है जिससे कंपनी को पैसा बन रहा है। ठीक है, अब देखिए बन रहा है इन द सेंस कि वो ले रहे हैं और बाद में फिर रिटर्न ऑफ तो करना है, उस पर इंटरेस्ट वगैरह वो सब तो है ही है। देखो यहाँ पे क्या बोला, डेफिनेशन में देखेंगे। डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ, देखो क्या, एनी रिसिप्ट ऑफ मनी, कोई भी पैसा जो मिला है बाय वे ऑफ डिपॉजिट और अ लोन और एनी अदर फॉर्म बाय कंपनी डज नॉट इंक्लूड द कैटेगरीज ऑफ अमाउंट स्पेसिफाइड बाय कंसल्टेशन विद आरबीआई। मतलब क्या बोला यहाँ पे? डिपॉजिट का मतलब होता है कोई भी पैसा जो मिला है, एनी फॉर्म ऑफ मनी जो रिसीव हुआ है, उस चीज को हम लोग डिपॉजिट कहते हैं। और इसके अंदर रिसिप्ट ऑफ मनी बाय द, क्या बोला यहाँ पे? बाय लोन और एनी अदर फॉर्म। क्या बोला यहाँ पे? लोन और एनी अदर फॉर्म ऑफ बाय कंपनी। मतलब कंपनी के द्वारा जो पैसा लिया गया है वो लोन के तौर पर भी हो सकता है या कोई एनी अदर फॉर्म के तौर पर भी हो सकता है। ऐसी वाली बात यहाँ पे की गई है। कंसल्टेशन किससे लिया गया है? यहाँ पे आरबीआई से लिया गया है सर। अब ये जो अबव डेफिनेशन ऑफ द डिपॉजिट है ना, ये क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि इसके अलावा, मतलब ऑब्वियस सी बात है, आइए, इट इंक्लूड्स द मनी बाय वे ऑफ द डिपॉजिट, लोन और एनी अदर फॉर्म। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? टाइम बाउंड होता है। ये क्या सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर। इट डज नॉट हैव प्रिस्क्राइब कैटेगरीज करके। प्राइवेट कंपनी जो होती है ना बेटा, वो डिपॉजिट्स केवल और केवल मेंबर्स से ले सकती है। वो जनरल पब्लिक से, आम जनता से क्या वो पैसा मांग सकती है क्या? नहीं सर, वो नहीं मांग सकती है। ऐसी वाली बात है। अब पब्लिक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड आल्सो फ्रॉम द पब्लिक इफ इट फुलफिल्स द पैरामीटर्स करके, है ना। तो एक पब्लिक कंपनी है ना, ये डिपॉजिट जो है अपने मेंबर से भी ले सकती है और इसके अलावा पब्लिक से भी ले सकती है। बस इसका एलिजिबल क्राइटेरिया कौन सा है? नेटवर्थ 100 करोड़ से ऊपर और टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ये बाद में एलिजिबल कंपनी के डेफिनेशन में अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, दो प्रकार के डिपॉजिट्स यहाँ पे होते हैं। एक होता है सिक्योर्ड डिपॉजिट्स, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स। सिक्योर्ड मतलब क्या? जो चार्ज क्रिएट करते हैं टेंजिबल असेट के ऊपर, उसे सिक्योर्ड। एक चीज का ध्यान रखना, डिपॉजिट्स में जो सिक्योर्ड हो रहा है वो सिर्फ टेंजिबल असेट के द्वारा हो सकता है, इनटेंजिबल पे नहीं हो सकता। आप जो चार्ज क्रिएट करते हो क्या वो इंटेंजिबल पे भी होता है? क्या होता है? इंटेंजिबल और बाकी सारी चीजों पे होता है। ठीक है, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स की बात करूं तो वहां पे क्या सिक्योरिटी अवेलेबल होता है क्या? नहीं सर, सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अमाउंट्स नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट करके। आखिर ऐसे कौन से अमाउंट्स है जिसको आप डिपॉजिट कंसिडर नहीं करोगे? मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है ये चैप्टर में ये एक टॉपिक हो और बाद में एक और सेक्शन है, बस ये 2 सेक्शन खत्म हुए तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता है। 2 ही सेक्शन स्पेसिफाइड है। ठीक है, चलिए आइए देखो। सबसे पहला कौन सी चीज को हम लोग डिपॉजिट नहीं मानेंगे? पहला, कोई भी पैसा अगर आपको गवर्नमेंट से मिलता है, क्या बोल रहा हूं, गवर्नमेंट से कोई भी पैसा मिला, जैसे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला, स्टेट से मिला या कोई एनी अदर सोर्स जिसका रीपेमेंट इज गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे ये क्या होता है? ये डिपॉजिट नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले बोलो ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट से मिला है और किसी भी गवर्नमेंट से मिला हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल हो, लोकल हो, कुछ भी हो। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए अगर आपको कहीं पे लोन मिला और जिसका रीपेमेंट है लोन का, वो किसने वादा किया है? गवर्नमेंट ने किया है, सेंट्रल, स्टेट या लोकल, तो मैं कहूंगा अगेन ये क्या होता है? डिपॉजिट माना जाता है क्या? नहीं सर, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। दूसरा, अगर आपको फॉरेन से पैसा आता है, कहां से पैसा आता है बोलो? फॉरेन से पैसा आता है। ठीक है, जैसे देखो एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स,
फॉरेन और इंटरनेशनल बैंक्स, मल्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, है ना। तो फॉरेन इससे अगर कोई भी पैसा आया है तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे केस में हम लोग कहेंगे डिपॉजिट मत मानना करके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाली चीज, अगर इंडियन बैंक से पैसा आया है तो एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन या फैसिलिटी फ्रॉम बैंकिंग कंपनी और फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या सब्सिडरी बैंक्स, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे इन्हें भी आप क्या करवा दो, एग्जेम्प्ट करवा दो, इन्हें भी आपको नहीं मानना है, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। तो बोलो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला गवर्नमेंट से पैसा, दूसरा फॉरेन से पैसा, तीसरा इंडियन बैंक से पैसा, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट वाली चीज है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, जैसे लोन या इसके तौर पर लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, तो हम लोग अगेन क्या कहते हैं कि इसको भी आपने इंक्लूड करना है क्या, नहीं सर इसको भी आप यहाँ पे इंक्लूड मत कीजिएगा, मतलब पीएफआई के अंदर आप इसे काउंट मत कीजिएगा, ऐसी वाली बात यहाँ पे आ रही है। सर फिफ्थ वाले पॉइंट में क्या, एनी अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ कमर्शियल पेपर, क्या बोला, इशू ऑफ कमर्शियल पेपर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड इन अकॉर्डेंस नोटिफाइड बाय आरबीआई। तो अगर आप कोई भी कमर्शियल पेपर को इशू कर रहे हो या आप कोई भी एनी अदर इंस्ट्रूमेंट को इशू कर रहे हो जो भी नोटिफाई किया गया है आरबीआई के द्वारा, तो हम लोग क्या कहेंगे, आपको अगेन यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है करके, ऐसी वाली बात यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कमर्शियल पेपर को, ठीक है। फिर उसके बाद देखो एनी अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी बाय एनी अदर कंपनी, इसे इंटर कॉर्पोरेट लोन बोला जाता है। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को पैसा दे रही है हेल्प करने के लिए या किसी भी दूसरे पर्पज से, तो इसको आप डिपॉजिट मानते हो क्या, नहीं सर ये भी डिपॉजिट नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, एनी अमाउंट रिसीव्ड, क्या बोला यहाँ पे, एनी अमाउंट रिसीव्ड करके, ठीक है, समझिए बात को। अब देखो अगर आप, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या, अगर आपको एप्लीकेशन का पैसा आता है, आपको 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट करना है, अलॉटमेंट अगर आप नहीं करते हो तो 15 दिन के अंदर रिफंड करना है आपको। अगर आप 15 दिन के अंदर रिफंड नहीं करते हो तो वो क्या माना जाता है, डीम्ड डिपॉजिट माना जाता है, बराबर है। ये पूरी प्रक्रिया है, बस ये उसी के बारे में बात कर रहा है कि अगर आपको एनी अमाउंट, आपको कोई भी अमाउंट पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है, ओके सर, हेल्ड इन परस्यूएंट टू एन ऑफर मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट, टुवर्ड्स किसके लिए है बेटा, सब्सक्रिप्शन के लिए है, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी या एडवांस जिसे बोला जाता है पेंडिंग अलॉटमेंट, सो लॉन्ग एज सच अमाउंट इज अप्रोप्रिएट ओनली अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अप्लाइड फॉर करके, ठीक है। तो केवल और केवल वो जो पैसा है ना जिस सिक्योरिटीज के लिए अप्लाई किया है उसी के लिए पेंडिंग है, और किसी के लिए पेंडिंग नहीं होना चाहिए। और किसी के लिए अगर पेंडिंग हो गया तो मैं क्या कहूंगा कि ये वाली चीज क्या हो जाती है, फिर यहाँ पे फिर मैं कह दूंगा यहाँ पे कि अब वो डिपॉजिट माना जाने वाला है, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन ए ये कहता है कि दैट इफ द सिक्योरिटीज फॉर विच एप्लीकेशन मनी और एडवांस ऑफ सच सिक्योरिटीज वाज रिसीव्ड कैन नॉट बी अलॉटेड विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी और एडवांस ऑफ सच सिक्योरिटीज एंड सच सब्सक्रिप्शन मनी एडवांस इज नॉट रिफंडेड टू द सब्सक्राइबर्स, कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 60 डेज, तो इसे क्या माना जाता है, डिपॉजिट ट्रीट कर लिया जाता है, ऐसी वाली बात यहाँ पे आ रही है। क्या आप इस बात को समझे, बोलो। हाउएवर, अनलेस, हाउएवर मतलब कुछ तो भी और ये लोग कह रहे हैं, ठीक है। आइए, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड या रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट और द सेबी रूल्स रेगुलेशन, स्टॉक बॉन्ड स्पेसिफाइड पीरियड हैव बीन रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू एनी स्टॉक बॉन्ड्स बिफोर 1 अप्रैल 2014 एंड डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट बिफोर 31 मार्च 2014, तो ऐसे केस के अंदर यह बोला जा रहा है अगेंस्ट द अलॉटमेंट पेंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 द कंपनी शाल बाय 1 जून 15 आइदर रिटर्न सच अमाउंट्स टू द बॉन्ड्स और वे रिसीव अलॉट शेयर्स करके, मतलब ये बहुत पुरानी इसकी बात कर रहा है। ये कब की बात कर रहा है, जब यहाँ पे कंपनीज एक्ट नया नया आया होगा ना, तो उसका जो प्रोविजंस होगा, याद है अपन ने कल वो 10 साल 7 साल पढ़ रहे थे अपन, है ना, तो वो ट्रांजिशन फेज होता है, ये ट्रांजिशन के फेज के समय चले गए ये लोग। देखो ना यहाँ पे 1956 लिखा है ना, समझ रहे बात को, तो ट्रांजिशन फेज के बारे में बात कर रहे हैं कि आपने क्या कर लेना है, अगर आपको कोई भी पैसा 31 मार्च 2015 के पहले मिला है तो 1 जून तक आप उसको अलॉट कर देना। वैसे तो 30 दिन देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आपको ज़्यादा दे दिए, 3 महीने दे दिए यहाँ पे, ऐसी वाली बात हो गई, ठीक है। अब देखो फर्दर इसे क्लैरिफाई कर दिया जाता है कि एनी अमाउंट बाय वे ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी अदर पर्पस शैल बी ट्रीटेड एज रिफंड करके, आपको रिफंड करिए। फिर देखिए ये वाली चीज़ के ऊपर, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द पर्सन हु एट ऑल टाइम ऑफ द रिसीव्ड अमाउंट
वॉज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और द रिलेटिव ऑफ द प्राइवेट कंपनी। मतलब क्या बोला जा रहा है, देखो अगर आपको कोई भी पैसा मिला है बेटा किससे, डायरेक्टर से मिला है, बोलो किससे मिला है, डायरेक्टर से। अब अगर पब्लिक कंपनी को डायरेक्टर से पैसा मिलता है तो उसे हम डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे दो केस में, जब वो डिक्लेरेशन दे देता है भैया इस बारे में, और दूसरा वो किसी से बोरो लेके, समझना किसी से बोरो करके मैंने इनको पैसा नहीं दिया, मतलब मैं डायरेक्टर हूँ, हाँ बिल्कुल सही, ओन फंड्स होने चाहिए। मतलब मैं अगर डायरेक्टर हूँ तो मैं किसी से पैसा ले रहा हूँ और उसके बाद कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये डिपॉजिट होगा। लेकिन अगर मेरा खुद का पैसा है और मैं कंपनी के अंदर लगा रहा हूँ तो ऐसे केस के अंदर क्या चलने वाला है, क्या बिल्कुल चलने वाला है। सर मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में जो डायरेक्टर्स वगैरह बेटा, यहाँ पे जो डायरेक्टर्स जो भी पैसा वगैरह लगाने वाले, कि ऐसे केस के अंदर उसको डिपॉजिट ट्रीट किया जाता है, नहीं। वो पब्लिक कंपनी में दो कंडीशन वहाँ पे दे के रखी है, ठीक है। चलो आओ देखेंगे। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट वॉज डायरेक्टर, ठीक है। तो आपको किससे मिला पैसा, डायरेक्टर से या उसके रिलेटिव से ऑफ प्राइवेट कंपनी। However, director of the company or relative of the director of private company as the case may be, from whom money is received is required to furnish क्या एट द टाइम ऑफ गिविंग मनी द डिक्लेरेशन इन राइटिंग टू द इफेक्ट दैट, कौन सी चीज के रिगार्डिंग, अमाउंट इज नॉट बीइंग गिवन आउट ऑफ द फंड्स बाय हिम और बाय बोरोइंग और एक्सेप्टिंग लोन्स फ्रॉम अदर्स एंड द कंपनी शैल डिस्क्लोज डिटेल्स सो एक्सेप्टेड इन द बोर्ड्स रिपोर्ट करके। मतलब सिंपल सी बात है, मेरा खुद का पैसा है करके और उसके रिगार्डिंग डिक्लेरेशन उन लोगों को देना होता है। ऐसी हालांकि ऐसा कोई भी चीज क्या प्राइवेट कंपनी में रिक्वायरमेंट हमें देखने मिली क्या, नहीं। केवल और केवल पब्लिक कंपनीज में ये रिक्वायरमेंट अभी तक हमें देखने मिली है। समझ गए आप सभी लोग बात को, बोलो यस। अब देखिए नेक्स्ट वाली चीज अगर मैं बात करूं आपके साथ, 9th वाले पॉइंट के ऊपर हम लोग आएंगे। 9th वाले पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स या डिबेंचर्स सिक्योर्ड बाय किसका, फर्स्ट चार्ज, और रैंकिंग एज परिपासु, रैंकिंग एज क्या है बोलो, परिपासु, विथ फर्स्ट चार्ज ऑन एनी असेट रेफर्ड टू इन शेड्यूल 3 ऑफ दैट एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल असेट ऑफ द कंपनी बॉन्ड्स कंपल्सरी कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स विद इन द 10 ईयर्स करके। मतलब क्या, हमने कोई भी यहाँ पे पैसा इशू किया बाय डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, क्या बोला, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, और हम लोग यहाँ पे चार्ज क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन समझना 10 साल के अंदर वो कंपल्सरीली अगर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स होता है ना, मैंने पैसा रेज किया डिबेंचर्स के थ्रू, लेकिन 10 साल के अंदर अगर वो कन्वर्टेबल होने वाले हैं, वो पक्के से शेयर्स के अंदर कन्वर्ट होने वाले, तो ऐसे केस के अंदर क्या कुछ गड़बड़ होंगी क्या, नहीं सर यहाँ पे क्या मैं इसको डिपॉजिट मानूंगा क्या, नहीं सर मैं डिपॉजिट यहाँ पे नहीं मानूंगा, ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चीजें यहाँ पे की जा रही है। क्या आप इस बात को समझे, सभी लोग बोलिए यस। आइए उसके बाद, however if the bonds या debentures are secured by the charge on any assets referred to in schedule 3 of that in excluding intangible assets, the amount of such bonds या debentures shall not exceed the market value of such registered value। और obvious सी बात है, अमाउंट जो है वो मार्केट वैल्यू से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब देखो, अब नेक्स्ट वाली चीज, इशू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, मैंने क्या किया, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को इशू किया, सभी लोग बोलेंगे क्या किया, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को मैंने इशू किया, बराबर ना। अमाउंट इज रेज्ड बाय द इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, और जिससे नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज ऑन असेट, और कोई चार्ज क्रिएट हो रहा है क्या असेट के ऊपर, नहीं सर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। और वो क्या है, लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एज पर सेबी। तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे चलता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल बात चलती है सर। बताइए मुझे, क्या डिपॉजिट मानने वाले हैं क्या हम लोग, नहीं सर डिपॉजिट हम लोग नहीं मानने वाले हैं, ऐसी वाली बात यहाँ पे आ रही है। अब एनी अमाउंट रिसीव बाय द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नॉट एक्सीडिंग द एनुअल सैलरी, हमें किससे पैसा मिला, यहाँ पे एम्प्लॉय से पैसा मिला, कितना मिला, उसके एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं मिला, समझना बात को, नॉट एक्सीडिंग, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग एनुअल सैलरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद कंपनी इन नेचर ऑफ नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट करके, ऐसी वाली बात है। तो उसका नेचर कैसा होना चाहिए कि उस डिपॉजिट के ऊपर क्या हमें इंटरेस्ट देना है क्या, नहीं सर नॉन इंटरेस्ट होना चाहिए वो चीज। और दूसरा, हमें एम्प्लॉयज से पैसा मिला और वो भी कितना, जितनी उसकी एनुअल सैलरी है, 2 लाख रुपए प्रति महीना कमाता है वो, तो कितनी एनुअल सैलरी है, 24 लाख रुपए, तो उससे कम अपने को पैसा मिलना चाहिए, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग, वो भी समझ गए, यस सर। अब उसके बाद नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अमाउंट हेल्ड इन ट्रस्ट करके, अगर आप किसी ट्रस्ट पोजीशन में अगर आप हेल्ड करके रखते हो तो अगेन ये यहाँ पे चीजें नहीं होती है। उसके बाद अमाउंट रिसीव इन द कोर्स ऑफ और द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी करके, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जैसे देखो इन द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी यहाँ पे गुड्स बेचती है,
कंपनी यहाँ पे सर्विसेज को रेंडर करती है, तो उसके लिए अगर एडवांसेस मिला है, क्या मिला है बोलो सभी लोग, एडवांसेस मिला है, तो एडवांसेस को क्या आप डिपॉजिट मान लेते क्या? नहीं सर, एडवांसेस डिपॉजिट नहीं होते हैं ना। तो देखो, एनी एडवांस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विस अकाउंटेड बाय द मैनर या व्हाटसोएवर प्रोवाइडेड विद सच एडवांस या अप्रोप्रिएट अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, और वो भी कितने दिन के अंदर? 365 डेज के अंदर। 365 डेज के अंदर आपने उसको अप्रोप्रिएट कर देना, मतलब बोला जा रहा है कि एडवांस को एडजस्ट कर देना। समझे आप बात को? तो आप एडवांस को एडजस्ट कर दोगे, बस यही वाली बात यहाँ पे की जा रही है। कितने दिन में? 365 डेज के अंदर, ठीक है, ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट, as advance accounted for in any manner whatsoever received in connection with consideration of immovable property agreement or arrangement provided that such advance is adjusted against property in accordance with the terms या arrangements। मतलब क्या बोला यहाँ पे, हम लोग क्या खरीद रहे हैं? प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं। पहले वाले केस में हम लोग क्या खरीद रहे थे? गुड्स को खरीद रहे थे। दूसरे वाले केस में प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग एडवांस आया, बाद में हमने प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, बात खत्म, किस्सा खत्म, बराबर। आइए उसके बाद, फिर उसके बाद एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट में, जैसे रिलायंस जियो ने 2500 रुपए बेटा सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था वो नेट का वो देने के लिए, तो ऐसे केस में आप क्या डिपॉजिट मान लोगे क्या उसको? नहीं सर, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या बताया जाता है? बतौर लोन के तौर पर बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर कोई एडवांस मिला है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, या कोई एडवांस मिला है कोई फ्यूचर सर्विसेज इन फॉर्म ऑफ वारंटी या मेंटेनेंस, लेकिन वो कितने साल से कम होना चाहिए? 5 साल से कम होना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? तो वारंटी एंड मेंटेनेंस का भी पैसा मिला मुझे और वो 5 साल से कम का मिल रहा है, तो ऐसे केस के अंदर मैं उसे डिपॉजिट क्या मान लेता हूँ क्या? हाँ सर बताइए मुझे, क्या डिपॉजिट मानता हूँ क्या? नहीं सर, नहीं मानता हूँ। उसके बाद देखिए, एनी एडवांस जो रिसीव हुआ है सेक्टोरियल रेगुलेटर से, जैसे कि इंश्योरेंस में इंश्योरेंस ने दिया, बैंकिंग ने बैंकिंग कंपनी ने दिया, मतलब सेक्टोरियल रेगुलेटर, हर एक सेक्टर के रेगुलेटर्स होते हैं, तो वो रेगुलेटरी से अगर कोई पैसा आया है तो आप डिपॉजिट मांगने वाले हो? नहीं सर। उसके अलावा एज द एडवांस, क्या बोला यहाँ पे? एज द एडवांस फॉर सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन वेदर इन द प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक इज एडजस्टेड अगेंस्ट द रिसिप्ट विद सच पब्लिकेशंस करके, मतलब या पब्लिकेशन का धंधा है, अपने पास कुछ पैसा आया और उसमें एडजस्ट कर दिया पब्लिकेशन से रिलेटेड, तो उसके एडवांस के बारे में ये लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इट इज क्लैरिफाइड दैट अमाउंट रिसीव्ड अंडर ABD करके, कौन सा बोला गया यहाँ पे? ABD, ये ए सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ, दूसरा और यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, रिफंडेबल, अगर ये रिफंडेबल हो जाते हैं तो आपको कितने दिन के अंदर इसको रिफंड करना होगा? 15 डेज के अंदर आपको इसको वापस करना होगा। अगर आपने देखो क्या बोला यहाँ पे, ABD के अंदर अगर पैसा बनता है आपका रिफंडेबल, रिफंडेबल का मतलब क्या होता है कि कल चल के वो कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग टर्म आपने कॉन्ट्रैक्ट किए थे, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गए तो पैसा वापस करना पड़ेगा ना बेटा, काम तो है नहीं उसका, अब पैसा वापस करेंगे। तो ये पैसा जो रिफंडेबल बन रहा है ना, ये रिफंडेबल पैसे को आपने 15 डेज के अंदर वापस कर देना है। अगर आप 15 डेज के अंदर वापस नहीं कर पाए तो ये डिपॉजिट मान लिया जाता है फिर, ठीक है। उसके बाद देखिए 13th वाला, एंड एनी अमाउंट ब्रॉट इन बाय द प्रमोटर्स, क्या किया है यहाँ पे? ब्रॉट इन बाय द प्रमोटर्स ऑफ कंपनी बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। तो जो हमारे प्रमोटर्स है ना, उन्होंने कंपनी के अंदर अनसिक्योर्ड लोन के तौर पर पैसा लाया, ठीक है, इन परस्यूएंस ऑफ द स्टिपुलेशन ऑफ लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। जैसे देखो, मैं चाहता हूँ बेटा बैंक के पास, मैं कहता हूँ मुझे ना मेरे कंपनी के लिए 2 करोड़ का लोन चाहिए करके, बैंक कहता है पहले तुम खुद का तो पैसा लगा दो, उसके बाद हम आपको लोन देंगे। तुम खुद का पैसा नहीं लगाओगे, लोन कैसे दे? तो बैंक ने मुझसे कहा कि पैसा लगाओ, मैंने उसमें 50 लाख का अनसिक्योर्ड लोन लाया बेटा, मैं इक्विटी नहीं बांटना चाहता था, तो ऐसे केस में क्या इसको डिपॉजिट मान ले क्या? नहीं सर, हमने यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन क्यों लाया? ताकि लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, बैंक की कंडीशन थी कि यार तुम भी पैसा लाओ तो हम आपको पैसा देंगे, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे लोन इज ब्रॉट बिकॉज स्टिपुलेशन इम्पोज्ड बाय लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ऑन प्रमोटर्स टू कंट्रीब्यूट सच फाइनेंस। दूसरा, लोन इज प्रोवाइडेड बाय प्रमोटर्स देमसेल्व्स और बाय देयर रिलेटिव्स और बोथ। और तीसरा, एग्जेम्पशन शैल बी अवेलेबल ओनली टिल लोन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर रीपेड एंड नॉट देयर ऑफ करके। उसके बाद कोई भी निधि कंपनी को पैसा मिलता है तो ये प्रमोट के लिए ही कर रहे हैं, यहाँ पे प्रमोट ऑफ सेविंग्स इनको प्रमोट करना है तो चलता है। उसके बाद एनी अमाउंट बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चिट फंड, तो अगर चिट फंड से रिगार्डिंग कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव करना है और इस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड पैसा है तो मैं कहूंगा आप लोगों के साथ कि वो वाली चीज भी यहाँ पे आने वाली है। उसके बाद देखिए 6th, एनी अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी अंडर द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इन कंप्लायंस विद द रेगुलेशन फ्रेम बाय द सेबी करके, ठीक है।
तो बोला जा रहा है कि अगर कोई भी पैसा कंपनी से मिला है, किस चीज के रिगार्डिंग, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के रिगार्डिंग, जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती है ना, उसके रिगार्डिंग अगर पैसा मिला है आपको, तो अगेन आपको भी क्या कर दिया जाता है, वो डिपॉजिट आप नहीं मानते हो, वो एग्जेम्पशन फ्रॉम द डिपॉजिट यहाँ पे आ जाता है। अब अमाउंट ऑफ 25 लाख और मोर रिसीव बाय किसके द्वारा, स्टार्टअप के द्वारा। 25 लाख या उससे ज्यादा आपको मिले और आप कौन हो, स्टार्टअप हो, बाय वे ऑफ, ठीक है, बाय वे ऑफ कैसा मिला, कन्वर्टेबल नोट, जो आपको रीपेबल होंगे कितने, 10 साल के अंदर। तो देखो क्या बोला, स्टार्टअप को मिला पैसा, कितना मिला यहाँ पे स्टार्टअप को पैसा, 25 लाख रुपए मिला, कितने दिनों में रीपेबल होता है वो, 10 साल के अंदर। कितना बोला, 10 साल के अंदर रीपेबल होने वाला है। और कौन सी इस पे मिला बताइए, कन्वर्टेबल नोट। कन्वर्टेबल नोट का मतलब क्या होता है, कल चल के वो कन्वर्टेबल हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स के अंदर। तो ऐसे केस में बोला डिपॉजिट से एग्जेम्प्ट, ठीक है, जाओ माफी दिए। अब स्टार्टअप किसके द्वारा बोला गया, DPIIT, मतलब कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के रिगार्डिंग बात की जा रही है। कन्वर्टेबल नोट्स का मतलब होता है ऐसा रिसिप्ट ऑफ मनी जो पहले तो डेट लगता है, बाद में सामने वाले के पास ऑप्शन होता है कि तुम इक्विटी में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसी वाली बात यहां पे आ जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 25 लाख के अंदर होना चाहिए और रिसीव बाय कंपनी ना। अमाउंट ऑफ 25 लाख कहाँ लिखा है, सिंगल ट्रांचे फ्रॉम अ पर्सन, मतलब एक स्क्रिप ऑफ शेयर, ऐसा बोल रहा है वहां पे। ट्रांचे मीन्स स्क्रिप्ट, जैसे इक्विटी शेयर हुआ, ये एक स्क्रिप्ट सिंगल ट्रांच हुआ, जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर, ये एक सिंगल ट्रांच हुआ, समझ रहे आप बात को। तो ऐसा सिंगल ट्रांचे से रिलेटेड रिसीव होना चाहिए, ठीक है। आइए, कॉमा फ्रॉम अ पर्सन है ना, तो कॉमा जब आ गया तो ये लाइन खत्म हो गई ना पुरानी, उसके बाद फिर दूसरा चालू हुआ फ्रॉम अ पर्सन, ठीक है। आइए अब देखो, एनी अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी फ्रॉम कहाँ से, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स या डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या म्यूचुअल फंड्स रजिस्टर्ड विद द सेबी इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड बाय इट करके, तो हम लोग कहेंगे अगेन ये डिपॉजिट माना जाता है क्या, नहीं सर ये डिपॉजिट नहीं होता है, ठीक है। एक बार इसे रीड कर लीजिए, पूरे गो थ्रू करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इस पे से सवाल बिल्कुल बन सकता है।
चले आओ देखो डिपॉजिटर के रिगार्डिंग बात करेंगे। एज पर रूल 2(1) द टर्म डिपॉजिटर का क्या मतलब होता है या डिपॉजिटर क्या होता है, ठीक है। एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु हैड मेड डिपॉजिट विद द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, तो उसे हम लोग कहते हैं डिपॉजिटर। और दूसरा क्या, पर्सन, एनी पर्सन हु हैज मेड अ डिपॉजिट विद पब्लिक कंपनी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 76, जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं बाद में, ठीक है। इन अदर वर्ड्स a member of a private company or public company who has deposited money with his company is a depositor। मतलब कोई भी पर्सन अगर पैसे को डिपॉजिट करता है किसके पास, कंपनी के पास, तो ऐसे केस के अंदर वो क्या बन जाता है बताइए, डिपॉजिटर बन जाता है। और एनी पर्सन जो डिपॉजिट करता है, एनी पर्सन, इवन वो मेंबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इसलिए याद है शुरुआत में ही बोला था कि प्राइवेट कंपनी में केवल और केवल मेंबर डिपॉजिटर बन सकता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में कोई भी व्यक्ति बन सकता है, एनी पर्सन कैन बिकम द डिपॉजिटर, ऐसी वाली बात यहाँ पे आती है। अब एलिजिबल कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो एलिजिबल कंपनी का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका जो है ना, यहाँ पे एक नॉट लेस देन 100 करोड़ का क्या होना चाहिए, नेटवर्थ, कम से कम 100 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। और उसके अलावा टर्नओवर कितना, 500 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। तो क्या बोला मैंने, 100 करोड़ का नेटवर्थ और 500 करोड़ का टर्नओवर, समझ रहे बात को। तो ऐसे केस के अंदर वो कंपनी एलिजिबल कंपनी बन जाती है। और एलिजिबल कंपनी क्या यहाँ पे चीजें कर सकती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल यहाँ पे चीजें की जा सकती है, ठीक है। आइए हाउएवर एक, अच्छा मुझे एक बात बताओ, लेकिन आपको इससे पहले क्या लगेगा, एसआर पास आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो, एसआर पास करना पड़ेगा एंड उसको, है ना। लेकिन हम लोग कहेंगे कि अगर आपका लिमिट में है 181C के, मतलब 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अगर कैटेगरी के अंदर है, मान लो जैसे 1 लाख रुपए है वो, और आपका 1 लाख के अंदर का डिपॉजिट है, तो आपका काम ओआर से बन सकता है क्या, बन सकता है सर, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। तो देखिए पब्लिक कंपनी इज एलिजिबल टू डिपॉजिट कब, पब्लिक हो, ये सब बताया। फिर ऑब्टेन विद मींस ऑफ एसआर, फिर रिजोल्यूशन, और ओआर आपको लगेगा जब 181C का यहाँ पे चीजें आ जाती है। 181C में लिख के रखो वहाँ पे क्या है वो, 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट करके, बराबर है, जमा है, बोलिए मुझे, है ना। चलिए आइए अब उसके बाद देखो प्रोहिबिटिव प्रोविजंस एंड एग्जेम्प्टेड कंपनी। अब यहाँ पे बात हो रही है कि कौन से कंपनीज को एग्जेम्प्ट किया है और कौन से प्रोहिबिटिव चीजें या प्रोहिबिटिव प्रोविजंस कौन सी आ रही है, देखेंगे सभी लोग। देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 73, नो कंपनी कैन एक्सेप्ट या रिन्यू डिपॉजिट। कोई भी कंपनी क्या एक्सेप्ट या रिन्यू कर सकती है क्या डिपॉजिट्स को, नहीं सर, रिन्यू या एक्सेप्ट नहीं कर सकती, अनलेस, जब तक वो इस चीज को क्या करे, जब तक वो इस चीज को फॉलो ना करे, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे चीजों को फॉलो करना जरूरी है, तो तब तक वो क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे डिपॉजिट, नहीं सर वो नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी कर लो, ठीक है सर, ये भी ठीक है। आ जाइए, ना ही वो रिन्यू कर पाएंगे, समझ रहे हैं आप बात को, और ना ही वो रिन्यू कर सकती है डिपॉजिट को, ऐसी वाली बात है। अब देखो एग्जेम्प्टेड कंपनीज कौन सी है, कौन से कंपनीज को हमने एग्जेम्प्ट करके रखा है कि आप क्या करोगे यहाँ पे कि कमेंसमेंट, तो आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट्स को बुला सकते हैं क्या, बताइए मुझे, ये लोग डिपॉजिट को बुला सकते हैं क्या, नहीं। ये लोग कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं सर, ये लोग नहीं कर सकते, एग्जेम्प्टेड उन्हें बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आइए ध्यान दो, देखो सुनिए, पहला एग्जेम्प्टेड कंपनीज में बैंकिंग कंपनी, अरे भैया बैंकिंग कंपनी का तो काम ही धंधा है यार उसका, मतलब बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, एचएफसी, इनके काम धंधे ये लोगों के से पैसा लेना, लोगों को पैसा बांटना, तो आप उनके ऊपर रिस्ट्रिक्टिव मत डालो, ये सब 100% और ये सब एसआर ओआर ये सब नहीं चलेगा, वो बिल्कुल बिल्कुल क्या कर सकते हैं, तबीयत से बुलाओ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए पहला ये हुआ, दूसरा, पहला बैंकिंग कंपनी हुआ, दूसरा एनबीएफसी हुआ, तीसरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और चौथा ऐसी कोई भी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे, तो मैं कह दूंगा आपके पास, इसे भी हम लोग क्या कह देंगे, भैया बुलाओ करके, विदाउट आप ये बाकी का लोड मत लो, आप बुलाओ पैसा, ठीक है, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। देखो अकॉर्डिंग टू 73, ऑन एंड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, नो कंपनी शैल इनवाइट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स अंडर द एक्ट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर। तो जब तक हम एक्सेप्ट इन द मैनर, जब तक हम ये मैनर नहीं बता देते तब तक आप नहीं बुला सकते, लेकिन प्रोवाइडेड दैट, जो भी हमने ऊपर बोला ना वो बातें नहीं लगने वाली है, किसके
किसके लिए, देखो बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी के लिए, आरबीआई के अनुसार जो आ रहा है वो सारी कंपनीज के लिए क्या लगने वाले हैं कि ये सब चीजें नहीं सर, उनको हमने छूट दे के रखी है, उनको हमने एग्जेम्प्ट करा दिया है, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, आ जाइए सर। अब प्रोविजंस रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। अब यहाँ पे क्या प्रोविजंस आ रही है रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का, अगर आप यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहते हो डिपॉजिट्स को तो कौन से प्रोविजंस यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग बात की जा रही है। ठीक है, देखो पासिंग ऑफ अ रेजोल्यूशन, सभी लोग बोलेंगे पहला क्या, पासिंग ऑफ अ रेजोल्यूशन, ओआर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपने, अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हो मेंबर्स को, मेंबर्स से पैसा लेना चाहते हो तो आपने क्या करना चाहिए, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पास रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग रिगार्डिंग इट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मतलब क्या बोले, ओआर को पास करो, क्या करो बोलो, ओआर को पास करो। अब दूसरा, आपको सर्कुलर को इशू करना होगा, क्या करना होगा बोलेंगे, सर्कुलर को इशू करेंगे। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इशू सर्कुलर टू किसे, मेंबर्स को, इंक्लूडिंग स्टेटमेंट जिसमें वो फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगा और क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन एंड टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स डिपॉजिट, ये सारी चीजें वो बताते हुए चलने वाला है एक मैनर में। और ये किससे बता रही है, मेंबर्स को बता रहा है, मेंबर्स को जो स्टेटमेंट दे रहा है ना उसके अंदर ये सारी चीजें बता रहा है। उसके बाद देखिए फिर क्या बोला गया यहाँ पे, अब ये सब चीजें आपको क्या, द कंपनी शैल इशू सर्कुलर टू ऑल मेंबर्स, किससे, आरपीएडी करने वाला है। मतलब कौन सा आरपीडी बोलाता है, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू या स्पीड पोस्ट हो गया। ठीक है, किस फॉर्म में अंदर, डीपीटी फॉर्म के अंदर, डिपॉजिट में फॉर्म क्या है, डीपीटी फॉर्म है, समझ रहे हैं आप बात को। यस, उसके बाद देखिए फर्दर सर्कुलर कहां पे पब्लिश किए जाएंगे बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज में और वर्नाकुलर लैंग्वेज में विद वाइड सर्कुलेशन इन द स्टेट। तो दो ही लैंग्वेजेस होती है, एक तो इंग्लिश, दूसरी वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब होता है उस लोकल एरिया के अंदर जहां पे कंपनी का आरओ सिचुएटेड है, वो लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे आने वाला है। लेकिन यहाँ पे स्टेट की लैंग्वेज बोली गई है, समझ रहे हैं आप बात को। जैसे महाराष्ट्र है तो मराठी, और मध्य प्रदेश का क्या है, कौन सी लैंग्वेज है, मारवाड़ी का, वो तो राजस्थानी है। चलो वाह, आप यहाँ रह रहे हो और आपको ही नहीं पता, हिंदी तो पूरे देश की है बेटा, वो तो क्या हिंदी तो कुछ तो होगा ना ऐसा। अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है, ये हो सकता है, मेरे को नहीं आइडिया इसलिए मैं पूछा। आइए द सर्टिफिकेट ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में हम लोग क्या देना है यहाँ पे, डीपीटी 1 के अंदर देना है और बताना है कि कंपनी ने क्या नहीं किया है, कोई भी अभी तक कमिटेड डिफॉल्ट नहीं किया है, किस चीज़ के रिगार्डिंग, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है। मतलब हमने पैसा लिया, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया कि हम पैसे को वापस ही नहीं कर रहे करके, है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ है हमारे साथ, ये वाली बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, एक्सेप्टेड आइदर और बिफोर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट, एक्सेप्टेड आइदर or before the commencement of act. In company, if the company, in case the company has committed default, किसके अंदर, इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के अंदर, एक्सेप्टेड आइदर और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट और द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिट, द सर्टिफिकेट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ कंपनी शैल बी अटैच इन फॉर्म, किसमें, डीपीटी 1 के अंदर। ठीक है, स्टेटिंग द कंपनी हैड मेड अ गुड इन डिफॉल्ट एंड 5 years हैज इलैप्स्ड। मतलब यहाँ पे बोला कि सर सिंपल सी बात है, देखो अगर डिफॉल्ट किया ना तो हमने डिफॉल्ट को क्या कर दिए, गुड कर दिए सर, डिफॉल्ट को ठीक कर दिए। और डिफॉल्ट होके कितने साल हो गए, 5 साल हो गए, तो उसके बाद अब हम यहाँ पे इशू कर रहे हैं। मतलब सर 5 साल के लिए फिर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आते हैं क्या, हाँ रिस्ट्रिक्शन आ जाता है डिपॉजिट्स केस में। ठीक है, चलिए आइए, सच सर्कुलर शैल बी इशूड टू अथॉरिटी एंड इन द नेम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एडवर्टाइजमेंट आपको बताना होगा कब, अप टू 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन विच जहाँ पे इशूड हुआ, या दूसरा डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर लेड एट द एजीएम करके, एंड नो एजीएम, और इफ द नो एजीएम हैज बीन हेल्ड, तो ऐसे केस के अंदर लास्ट डेट ऑफ एजीएम जो आपका आता है वो वाली बात यहाँ पे की जा रही है। याद है 30 सितंबर, 31 दिसंबर, ऐसा अपना थोड़ा 3 महीने का कभी ये मिलता है, एडिशन मिलता है, बस वही वाली चीज़ है। ठीक है, आइए अब उसके बाद देखो फाइलिंग ऑफ सर्कुलर। अब क्या बोल रहा है, फाइलिंग ऑफ सर्कुलर। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ कॉपी ऑफ सर्कुलर, जिसके अंदर वो क्या देंगे, रजिस्ट्रार को कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आपको सर्कुलर फाइल करना होता है आरओसी के पास। ये ऊपर जो बात किया सर, ये पूरा मेंबर्स वाली चीजें चल रही थी क्या, हाँ ठीक है। अब ये नीचे आया किसके ऊपर, आरओसी के पास। अब रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30th April ऑफ ईच ईयर। क्या बोला, 30th April ऑफ ईच ईयर एटलीस्ट 20% ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब जैसे देखो ये 31 3 है, ठीक है, इस साल के एंड तक मान लो 100 करोड़ रुपए मैच्योर हो रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा, कंपनी अपने डिपॉजिट रीपेमेंट अकाउंट में कितना पैसा डालेंगी, 20 करोड़ रुपए।
बराबर ना 20 करोड़ रुपए डालेंगे। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? अगले साल मान लीजिए 200 करोड़ ये हो रहा है या 150 करोड़ हो रहा है, तो उसका 20% 30 करोड़, मतलब 10 करोड़ से बढ़ाना पड़ेगा क्या, रिजर्व को बढ़ाना पड़ेगा अगले साल के एंड में। तो जिस साल का देखो, इस साल वाला जो भी हो रहा है ना, इस साल में, अरे क्या हो गया पेन को, हाँ, इस साल में जो भी हो रहा है ना, तो वो वाले चीज उसके 30 है, उसी साल के 30 अप्रैल तक अपन लोग उसको एडजस्ट करने वाले हैं। क्या बात को समझे? हाँ सर, आइए। और इससे अपने को क्या करना होगा, शेड्यूल बैंक में एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना होगा, जिसे क्या बोला जाता है, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट बोला जाता है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रूल 13, एवरी कंपनी जो स्पेसिफाइड की गई और एलिजिबल कंपनी ऑन और बिफोर 30th of April डिपॉजिट करती है सम स्पेसिफाइड इन सी अबव, है ना। और इसे ये पर्पस को हम लोग क्या रीपेमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं क्या, बताइए मुझे। शैल नॉट बी यूटिलाइज फॉर पर्पस अदर देन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। तो रीपेमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन बाकी चीज़ों के यूटिलाइज नहीं कर सकते। जैसे सर मुझे बताइए ये 100 करोड़ पे करना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 20 करोड़ इसमें से दे दो, 80 करोड़ अलग से दे दो, समझ रहे बात को। तो मैं रीपेमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकता, बाकी चीज़ों के यूटिलाइजेशन नहीं चलता है। ठीक है। आइए अब सर्टिफिकेट एज टू नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, कंपनी को सर्टिफाई करवाना होगा कि ये इज नॉट कमिटेड डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स। तो जो भी रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स है उसका आज तक हमने डिफॉल्ट नहीं किया, और हमने डिफॉल्ट को गुड कर दिया, और उसको भी कितना हो गया, 5 साल हो चुका है, तब जाके हम लोग डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर पाएंगे। अब प्रोविजन फॉर सिक्योरिटी होती है, कंपनी में प्रोवाइड सिक्योरिटी इफ, कौन सी वाली चीज से रिगार्डिंग, इफ द ड्यू फॉर रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और द इंटरेस्ट देयर ऑन, इफ द सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड द स्टेप्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द चार्ज। मतलब क्या हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज भी क्रिएट कर सकते हैं क्या डिपॉजिट में? ऑब्वियस सी बात है, जो सिक्योर्ड डिपॉजिट होता है टेंजिबल अगेंस्ट के, टेंजिबल असेट के अगेंस्ट, तो चार्ज को रजिस्टर कराना होगा, और चार्ज होल्डर कौन होंगे, डिपॉजिटर्स होंगे। आप समझ रहे है ना? क्या बताइए जल्दी से, बोलो बोलो, है ना। चलो गो थ्रू करो एक बार फटाफट ऊपर वाले चीज को, इतना वाले पार्ट को, प्रोविजन फॉर रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। चले बोलो, हो एकता पक्का। तो देखो डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स में क्या क्या हो गया सभी लोग बताइए। सर डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स में आपको रेजोल्यूशन लगने वाला है, दूसरा अपन ने बोला सर्कुलर आरओसी को दोगे, मेंबर्स को दोगे, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर को दोगे। ठीक है। उसके अलावा क्या बोला, डीपीटी 1 फॉर्म के अंदर आपको भिजवाना पड़ता है। सर ये जो है ना, कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट करती है कोई भी चीज़ में, तो ऐसे केस में जब भी आपने डिफ़ॉल्ट को गुड किया है, उसके 5 साल बाद आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, तब तक आप नहीं कर सकते। एक और चीज़, जिस भी साल मतलब अगर मेरे डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं, तो 30 अप्रैल तक मुझे क्या करना होगा,
20% डिपॉजिट रिडेम्पशन रिजर्व के अगर मैं डालना होगा, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे कौन सी चीज़ के रिगार्डिंग सर, अब हम लोग यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये एग्जेम्पशन टू सर्टेन प्राइवेट कंपनीज के रिगार्डिंग बात करेंगे। प्राइवेट कंपनीज को कुछ एग्जेम्पशंस दे के रखे, या प्राइवेट कंपनीज को कुछ चीज़ों की छूट यहाँ पे दे रखी है। कौन सी चीज़ों की, देखिए क्लॉजेज ए टू सी जो अपन ने ऊपर पढ़ा ना, ए टू सी लेके जितने भी क्लॉजेज अपन ने देखे वो वाले चीज़ के रिगार्डिंग बात की जा रही है। ऑफ कौन सा, ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 73 विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलर, फाइलिंग द कॉपी ऑफ सर्कुलर विद रजिस्ट्रार, डिपॉजिटिंग ऑफ सर्टन अमाउंट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ नो डिफॉल्ट कमिटेड शाल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी। मतलब क्या कि हमने डिफॉल्ट वगैरह नहीं किया और वो बाकी डिक्लेरेशन वगैरह नहीं थे क्या, तो डिक्लेरेशन वगैरह कुछ भी चीज़ है, डिपॉजिटिंग ऑफ सर्टन अमाउंट मतलब 30 अप्रैल तक हुआ, फिर ये सर्कुलर रजिस्ट्रार को देना, ये कोई भी चीज़ें क्या प्राइवेट कंपनी को लगने वाली है क्या, नहीं सर, नॉट एप्लीकेबल है। कब, विच एक्सेप्ट्स द मेंबर्स से जब वो पैसा ले रही है और वो लिमिट में ले रही है, लिमिट कितना है, 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस बराबर, यस सर। दूसरा अगर मैं बात करूं आपके साथ, दूसरा क्या बोला गया, विच इज अ स्टार्टअप फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर का स्टार्टअप है, 5 साल हुए स्टार्टअप हुए फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा। या जो फुलफिल करते हैं कंडीशंस को, मतलब कौन सी, विच इज नॉट अ एसोसिएट या सब्सिडरी कंपनी नहीं है करके। दूसरा, जिसकी बोरोइंग जो है ना बेटा इज लेस देन ट्वाइस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, इसका ट्वाइस से कम डिपॉजिट, समझे बात को। उसके बाद क्या, सच कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स, मतलब जिस समय मैं डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर रहा हूं ना, उस समय मैंने इस समय कोई भी डिफॉल्ट अभी मौजूद नहीं है मेरा रीपेमेंट ऑफ लोन के रिगार्डिंग। ठीक है, पहले सर बाद में हुआ तो फिर कुछ नहीं कर सकते, पहले तो भैया कोई भी ये नहीं है करके, है ना। चलिए आइए उसके बाद, हाउएवर सच कंपनी एज शाल फाइल द डिटेल्स ऑफ मनी, हमको यहाँ पे DPT 3 के अंदर ये सारी चीजों को फाइल करना होता है। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, एवरी डिपॉजिट एक्सेप्टेड शाल बी रीपेड विद इंटरेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट। उसके बाद एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल इफ कंपनी फेल्स टू रीपे, इन केस द कंपनी फेल्स टू रीपे द डिपॉजिट्स या पार्ट, तो और उसका इंटरेस्ट भी, हाँ, डिपॉजिट का प्रिंसिपल अमाउंट और उसके साथ साथ इंटरेस्ट अगर हम फेल हो जाते हैं तो डिपॉजिटर क्या कर सकता है, ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकता है कि ऑर्डर कीजिए किसको, यहाँ पे कंपनी को, कि हमें क्या करे, हमें पे करे जो भी सम ड्यू है, और लॉस या डैमेज जो भी इनकर्ड हुआ है रिलेटेड टू नॉन रीपेमेंट या नॉन पेमेंट, उसके बारे में भी हमको पैसा चाहिए करके, ऐसा यहाँ पे क्या बोला जा सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल बोला जा सकता है। उसके बाद यूजिंग द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, तो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट का आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, पैसे को यूटिलाइज कर रहे हो, फंड्स को आप यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे, द डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट शाल नॉट बी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर एनी पर्पस अदर देन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, जो अपन ने देखा 30 अप्रैल तक जो फाइल करते हैं वो बराबर। ठीक है सर, फॉर एनी पर्पस अदर देन डिपॉजिट यूज नहीं किया जाएगा। टेन्योर फॉर विच डिपॉजिट्स कैन बी एक्सेप्टेड, कितना टेन्योर हो सकता है बताइए मुझे, यहाँ पे समझिए, विच क्या बोला यहाँ पे, अ कंपनी इज नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स विद सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड विच इज रीपेबल ऑन डिमांड और इन लेस दैन 6 मंथ्स, मतलब रीपेबल इन डिमांड वाले जो होते हैं ना वो 6 महीने से कम, और टाइम डिपॉजिट चलता है आगे के। फर्दर मैक्सिमम पीरियड ऑफ एक्सेप्ट कैन नॉट कितना, 30 मंथ्स, मतलब टाइम डिपॉजिट कितना, 30 मंथ्स, रीपेबल इन डिमांड है तो कितना, 6 महीना। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा है ये चैप्टर्स में, है ना, ऐसी हर छोटी छोटी चीज़ें, DPT कब आ रहा है, DPT 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, ऐसी बहुत चीज़ें हैं, तो MCQ बेस्ड बहुत ज़्यादा हो सकता है चैप्टर में खेलना। आइए फिर एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ 6 मंथ्स, अब बोले हमने 6 मंथ्स के अंदर भी हम लोग एग्जेम्पशन देंगे, बहुत ही बढ़िया। आओ, फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स द कंपनी मे एक्सेप्ट रिन्यू क्या डिपॉजिट्स अर्लियर देन 6 मंथ सब्जेक्ट टू द कंडीशन। कौन सी कंडीशन है देखो, सच डिपॉजिट शाल नॉट एक्सीड कितना, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 6 महीने से कम के भी हम लोग क्या यहाँ पे कर सकते हैं क्या, या 6 महीने से ज्यादा वाले हो रहे होंगे तो भी चलता है क्या, डिमांड वाले बिल्कुल चलता है सर। ठीक है, आइए उसके बाद क्या बोला गया, सच डिपॉजिट आर रीपेबल ओनली और आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिन्यूअल, मतलब 3 महीने से ज्यादा वाले होना चाहिए, ऐसी वाली बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, चलिए आइए अब उसके बाद क्या यहाँ पे बोला जा रहा है सर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, अ कंपनी इज परमिटेड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स इंक्लूडिंग अदर्स डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द डेट ऑफ रिन्यूअल या मैक्सिमम अप टू कितना,
बराबर है। इतना पैसा मैं क्या कर सकता हूँ, डिपॉजिट से, मेंबर से ले सकता हूँ। बात कर रहे हैं डिपॉजिट से नहीं, मेंबर से ले सकता हूँ, ऐसी वाली बात है, ठीक है। तो मेंबर से मैं इतना पैसा क्या खींच सकता हूँ, क्या कभी भी, बिल्कुल बिल्कुल ले सकता हूँ। हाउएवर अ प्राइवेट कंपनी मेंबर्स से कितना ले सकती है, 100% ऑफ ये वाली चीज़ें, मतलब 181C वाली जो कंडीशन है ना, वो वाली की बात यहाँ पे की जा रही है। उतने तक मैं पूरा पैसा निकाल सकता हूँ। इन एडिशन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द एक्सेस फ्रॉम मेंबर्स शैल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ प्राइवेट कंपनी। मतलब ये 100% वाला भी नहीं लगेगा उनके ऊपर, उससे भी ज़्यादा आप बुला सकते हैं, ऐसी वाली बात है, ठीक है। कौन सा, प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है फॉर 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दूसरा, कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो फुलफिल कर रही है फॉलोइंग चीज़ें, क्या क्या, विच इज़ नॉट अ सब्सिडरी या सब्सिडरी कंपनी ऑफ एनी अदर कंपनी, बुलाओ पैसा ज़्यादा, बोरिंग फ्रॉम द बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज़ लेस देन ट्वाइस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़, विच एवर इज लेस, उसका ट्वाइस से कम अगर आप पैसा बुला रहे हो, चलता है, 100% नहीं हुआ तो भी चलता है। उसके बाद क्या, सच कंपनी इज नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ द बोरोइंग एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट। आपको लगता नहीं है तो रिपीट हो गया ऊपर का कंटेंट, है ना। चलिए फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स, क्या हम लोग यहाँ पे ट्रस्टी को अपॉइंट कर सकते हैं एक्सेप्टेंस फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ पब्लिक के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, एक किसी कंसर्न पर्सन को आप यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हो। सीलिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट या ब्रोकरेज पेबल कितना है, अब कंपनी इज permitted to invite या accept renew of any deposit at any rate of interest or any amount of brokerage, but no in case it shall exceed maximum rate of brokerage prescribed by RBI in case of NBFC for exceed of deposits। मतलब जो NBFCs deposits को accept करती है ना, वो जिस भी रेट पे deposits को accept करती है, कंपनी वो रेट से ज़्यादा क्या डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट दे सकती है क्या, नहीं सर नहीं दे सकती है। जैसे अगर NBFC से मुथूट फाइनेंस है, वो यहाँ पे फाइनेंस को एक्सेप्ट कर रही है 10% के रेट से, तो ऐसे केस के अंदर मैं भी आपको डिपॉजिट के ऊपर 10% का दे सकता हूँ। मेरी इच्छा है तो मैं 9% दे सकता हूँ, क्या वो दे सकता हूँ, लेकिन 11% नहीं दे सकता। समझ रहे आप बात को, ऐसी वाली बात है, ठीक है। नो ब्रोकरेज शैल बी पेबल टू द पर्सन हु इज अथॉराइज्ड बाय राइटिंग टू सॉलिसिट डिपॉजिट्स ऑन बिहाफ एंड थ्रू द डिपॉजिट्स एक्चुअली प्रोक्योर्ड। उसके बाद फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मेकिंग डिपॉजिट्स, अ कंपनी शैल एक्सेप्ट या रिन्यू एनी डिपॉजिट्स विद सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड ओनली व्हेन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय द कंपनी। क्या बोला, कब, तभी तब, कब, जब उसके पास एप्लीकेशन रिसीव होता है, केवल और केवल तब वो यहाँ पे चीजें कर सकता है। सच एप्लीकेशन में क्या होने वाला है, डिक्लेरेशन बाय इंटेंडिंग डिपॉजिटर टू इफेक्ट दैट डिपॉजिट इज नॉट बीइंग मेड आउट ऑफ द मनी बोरोड बाय हिम और फ्रॉम एनी अदर पर्सन। अपन ने प्रमोटर में पढ़ा था, है ना, याद है आपको, जो पब्लिक कंपनी है उसको डिक्लेरेशन देना पड़ता है वहाँ पे कि भैया जो हमारा पैसा है वो खुद का पैसा है, डायरेक्टर का, किसी और से चुराया हुआ या लिया हुआ नहीं है। डिपॉजिट इन जॉइंट नेम्स, अगर जॉइंट नेम्स में यहाँ पे डिपॉजिट्स होते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर होते हैं, है ना, लेकिन कितने से ज़्यादा नहीं, तीन लोग हो सकते हैं। अब 2 लोग तो जॉइंट में आएंगे तो ज़्यादा ज़्यादा 3 हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं हो सकता है, ठीक है। अ जॉइंट डिपॉजिट में भी एक्सेप्टेड विद और विदाउट क्लॉजेज जॉइंटली आइदर और सर्वाइवर, फर्स्ट नेम और सर्वाइवर, एनी वन ऑफ द सर्वाइवर, जो भी क्लॉजेज ऑपरेट करे उस हिसाब से। अब देखो, अच्छा ये पढ़ो एग्जाम्पल्स, इसके अंदर बताया कि कौन सा क्या होता है करके, ठीक है। एक बार पढ़ लो, टर्म पता होना चाहिए। MCQ डाला आपको बोला तो क्या करेंगे, मस्त MCQ बेस्ड चैप्टर है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में उसको एक एक लाइन पढ़वा दे रहा हूँ कि जो जो चीज़ें आ जाए वो ध्यान रह जाए। चलो चले आओ, देखो नॉमिनेशन, एवरी डिपॉजिटर क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं एट एनी टाइम, एनी पर्सन एट एनी टाइम। द नॉमिनी शैल बी द पर्सन टू हिम डिपॉजिट शैल वेस्ट इन द इवेंट ऑफ डेथ करके, मतलब जैसे शेयर्स में होते हैं, बैंक अकाउंट में नॉमिनी होते हैं, तो उसी प्रकार से आप डिपॉजिट्स के अंदर भी क्या कर सकते हो, नॉमिनी को बता सकते हो।
आफ्टर ऑल आपका कंपनी के अंदर इंटरेस्ट ही हुआ ना यार वो, तो आप बिल्कुल बिल्कुल नॉमिनी को क्या रख सकते हो, क्या यस आप रख सकते हो। डिपॉजिट रिसीव्ड, अब विद इन 21 डेज, क्या बोला 21 दिनों के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक, आपके पास पैसा आया, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन के अंदर आप क्या करोगे, डिपॉजिट रिसीप्ट इशू करोगे, ठीक है। किसे दोगे, डिपॉजिटर को, बोलो किसे दोगे, डिपॉजिटर को, और इसको साइन करेगा कौन, अथराइज ऑफिसर, और इसके ऊपर डेट ऑफ डिपॉजिट, नेम एड्रेस ऑफ डिपॉजिटर, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैच्योरिटी डेट, सारी चीजें इसके ऊपर क्या आने वाली है, क्या बिल्कुल बिल्कुल आने वाली है, ठीक है। अब रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स भी आपको मेंटेन करना होगा। प्री मैच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स में क्या होता है, एज रिगार्ड्स टू द प्री मैच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स आफ्टर द प्रोविजन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बिकॉज ऑफ द सेम प्रोविजंस आर एप्लीकेबल, ये बाद में, तो यहाँ पे दिया ही क्यों, फिर जब बाद में बोलना था तो यहाँ देना ही नहीं था ना। आइए अब फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स विद रजिस्ट्रार, अब आपको क्या करना होता है, डीपीटी 3 फॉर्म के अंदर, बोलो किसके अंदर, डीपीटी 3 के अंदर, कब तक, 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर तक आप क्या करोगे, फाइल करोगे विद रजिस्ट्रार फीस के साथ ऑन और बिफोर 30 जून ऑफ दैट ईयर, समझ रहे, जो भी पर्टिकुलर्स 31 मार्च तक के, जो भी पर्टिकुलर्स इस साल के, वो अगले साल के 30 जून तक आपको क्या करना होगा, अगले साल के 30 तक आपको फाइल करना होगा, किसको, रजिस्ट्रार को, कि भैया हमारा क्या हो गया, हमारा देख लीजिए डीपीटी 3 फॉर्म हम आपको दे रहे हैं करके, जिसके अंदर ऑडिटेड रिटर्न्स ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं कि पैसा मिला क्या और किससे मिला और बाकी चीजें, बहुत सारी डिटेल्स इसके अंदर दी गई होती है, ठीक है। अब देखो, नो राइट टू अल्टर, क्या कंपनी यहाँ पे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डिपॉजिट्स को अल्टर कर सकती है क्या, चेंज कर सकती है क्या अपने हिसाब से, नहीं सर नहीं चलेगा। फिर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पब्लिक कंपनी को क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा बाय वे ऑफ नोट दैट द मनी रिसीव फ्रॉम द डायरेक्टर्स कौन सा है करके, ठीक है। उसके अलावा इन केस द प्राइवेट कंपनी इट शैल डिस्क्लोज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय वे ऑफ नोट अबाउट द मनी रिसीव फ्रॉम द डायरेक्टर्स और द रिलेटिव्स, तो जो भी पैसा उनको डायरेक्टर्स या रिलेटिव से मिला है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या करना होगा, उन्हें बताना होगा। द वन टाइम मेजर एवरी कंपनी, जो भी यहाँ पे वन टाइम मेजर है, एवरी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी शैल फाइंड वन टाइम रिटर्न आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट ऑफ मनी और लोन बाय द कंपनी नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट फ्रॉम 1 अप्रैल से 31 मार्च 19 तक, और किसके अंदर बताएंगे, डीपीटी 3। इसका कोई रेलेवेंस नहीं आपके एग्जाम के लिए क्योंकि वो समय अब जा चुका है। जो समय, देखो यार सिंपल सी बात है, अगर अभी कोई एक्टिवली समय चल रहा है, जैसे वो 2 अक्टूबर 2018 बोलते हैं, अब उससे पहले का तो अब क्या क्वेश्चन पूछेंगे ना, क्वेश्चन तो उसके बाद, उसको भी 5 साल हो गए तो अब क्या सवाल पूछना है उसके ऊपर, ऐसी वाली बात है। पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, अगर वो फेल हो जाते हैं तो सर 18% प्रति एनम बराबर। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन देख लो, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, जो भी यहाँ पे व्यक्ति होता है, एवरी ऑफिसर एंड डिफॉल्ट और कंपनी है, इनको फाइन जो एक्सटेंड करता है 5000, बाप रे। और उसके बाद क्या, कंटिन्यूइंग के लिए यहाँ पे 500 रुपीज़ फॉर एवरी डे, जब तक कॉन्ट्रावेंशन चल रहा है, कोई मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है, तो 5000 प्लस 500 रुपये प्रति दिन, ठीक है, जब तक कॉन्ट्रावेंशन चल रहा है तब तक के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। क्या आप इस बात को सभी लोग समझ रहे, बोलो। चलिए आइए अब नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा, प्रोविजन रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक बाय एलिजिबल कंपनीज। तो एलिजिबल कंपनीज अपन ने देखा टर्नओवर वाली रिक्वायरमेंट थी और नेटवर्थ वाली, नेटवर्थ कितना था 100, टर्नओवर कितना था 500 करोड़ बराबर। तो ऑन ओनली एलिजिबल कंपनीज परमिटेड टू डिपॉजिट्स क्या, फ्रॉम पब्लिक इन रिलेशन टू द मेंबर्स, मतलब केवल, और देखो सबसे पहली बात तो एलिजिबल कंपनी हमेशा हमेशा पब्लिक कंपनी बन सकती है और कोई दूसरी कंपनी तो बन नहीं सकती है ना। तो पब्लिक कंपनी मेंबर्स के अलावा जनरल पब्लिक से भी क्या पैसा ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। इन एडिशन नॉट ऑल द companies can access public at large for raising deposit, though they can accept deposit from their members। सारे नहीं कर सकते, मेंबर से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, जनरली सब बाकी लोगों से नहीं कर सकते। सेक्शन 76 डील्स विद द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम एलिजिबल कंपनी बाय एलिजिबल कंपनी फ्रॉम पब्लिक करके, ठीक है। देखिए नेटवर्थ क्राइटेरिया बता दीजिए, आपको पता है ये वाली चीज, तो रिपीट करना है, आओ। उसके बाद एलिजिबल कंपनी को क्या करना होगा, प्रायर कंसेंट ऑफ मेंबर्स लगेगा, ऐसा। मेंबर से पैसा लेते थे तब क्या लगता था OR, जब बाहर से पैसा ले रहे तो क्या लग रहा है SR बराबर SR इन जनरल मीटिंग। और रजिस्ट्रार को इन्विटेशन, मतलब रजिस्ट्रार को बताना होगा बिफोर मेकिंग एनी इन्विटेशन, ठीक है, ओके सर। लेकिन सर अगर लिमिट तक पैसा रेस कर रहे हैं तो OR से काम चल सकता है क्या, हाँ, कौन सा 181C वाली जो लिमिट है ना, 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम
प्रीमियम अकाउंट, तो ऐसे केस के अंदर क्या यहाँ पे OR से भी बात बन सकती है, बात बन सकती है OR से भी, ठीक है। ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, अब जो एलिजिबल कंपनी है बेटा ये क्या करेंगी, क्रेडिट रेटिंग को ऑब्टेन करती है, जैसे उसके अंदर उसका नेटवर्थ, लिक्विडिटी, एबिलिटी टू पे फॉर द डिपॉजिट ऑन ड्यू डेट, है ना, किससे रिकॉग्नाइज क्रेडिट एजेंसी, जैसे क्राइसिल हुआ, जैसे सिबिल हुआ, तो ऐसे लोगों से क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अब ये जो गिवन क्रेडिट रेटिंग है ना बेटा, ये हम लोग इन्फॉर्म करते हैं पब्लिक को, ताकि उनको अश्योर रहे कि आपका पैसा डूबने नहीं वाला है। आज तक हमने लोगों का भी पैसा नहीं डुबाया, तो हम आपका भी पैसा नहीं डुबाएंगे, है ना, तो ऐसा अश्योरेंस हम उनको देना चाहते हैं। अगर क्रेडिट रेटिंग आपने कम से कम कितने साल में, बताइए मुझे, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आपने बुलाना चाहिए, किसमें, DPT 3 के अंदर आपने ऑब्टेन, मतलब बताना भी पड़ता है, ऐसी वाली बात यहाँ पे आती है। फर्दर, credit rating shall not be minimum below to the minimum investment grade rating or other specified credit rating fixed deposits. It shall be obtained from any one of the approved credit rating agencies specified by NBFCs, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली गई है। तो क्या मिनिमम जो क्रेडिट रेटिंग NBFCs के लिए होती है, उतनी क्रेडिट रेटिंग आपकी कंपनी की भी होनी चाहिए, अगर आप किससे बुला रहे हो, पब्लिक से बुला रहे हो तो, ठीक है। चलिए, तो अपन ने क्या देखा, देखो सर, सबसे पहले देखा एलिजिबल कंपनीज क्या कर सकती है, पैसा बुला सकती है। सेक्शन नंबर 76 चल रहा है, जिसके अंदर उसका नेटवर्थ या टर्नओवर क्राइटेरिया पता है अपने को। दूसरा अपन ने क्या बोला, SR आपको लगेगा, लिमिट तक है तो OR हो जाएगा। ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग आप बुलाओगे क्या, हाँ, और पब्लिक को इन्फॉर्म करेंगे कि एलिजिबल कंपनी भैया क्रेडिट रेटिंग बुलाएंगे, पब्लिक को बताएंगे, डरने की कोई बात नहीं है, DPT 3 के अंदर। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ये जो है ना, कितना क्रेडिट रेटिंग कितनी होनी चाहिए, मिनिमम क्रेडिट रेटिंग जो किसके लिए होती है, NBFCs के लिए होते हैं ना, तो ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, देखिए यहाँ पे, चार्ज क्रिएशन ऑन असेट नेसेसरी इफ डिपॉजिट्स आर सिक्योर्ड। चार्ज क्रिएशन ऑन, अगर डिपॉजिट्स है आपके सिक्योर, तो क्या आपको चार्ज क्रिएशन करना होगा क्या, हाँ सर हमको चार्ज क्रिएशन करना होगा। एवरी कंपनी जो क्या करती है, सिक्योर डिपॉजिट्स को पब्लिक से एक्सेप्ट कर रही है, तो 30 दिन के अंदर वो क्या करेंगे, असेट को चार्ज क्रिएट करती है। अब 30 दिन का कल वाला ही क्राइटेरिया आइए, द अमाउंट ऑफ चार्ज शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। 100 रुपए के डिपॉजिट आए तो 100 रुपए का चार्ज, उसके बाद द चार्ज शैल बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ किसके, डिपॉजिटरी होल्डर, ठीक है। नोटेबल पॉइंट्स कौन से देखिए, कंपनी कैन नॉट क्रिएट चार्ज ऑन इंटेंजिबल असेट, नहीं हो सकता। द टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी शुड नॉट बी लेस देन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। द मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट सब्जेक्ट टू द चार्ज शैल बी असेस्ड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। द सिक्योरिटी शैल बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ट्रस्टी और द डिपॉजिटर, या स्पेसिफिक मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है, ओके। चलिए देखो, टेन्योर फॉर विच द डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड, अ कंपनी इज नॉट परमिटेड या रिन्यू एक्सेप्टेड और टू रिन्यू डिपॉजिट विच इज रीपेबल ऑन डिमांड इन लेस दैन 6 months। तो 6 महीने से पहले हमें नहीं चलेगा, उससे ज्यादा ही होना चाहिए। मैक्सिमम कितना हो सकता है बताइए, 36 months हो सकता है। किससे, ये किससे, पब्लिक से, मेंबर्स से था वो कितना था, 36 ही था क्या, बोलो ना, 36 ही था क्या कि 30 था, 36 था, बराबर। चलिए आइए, उसके बाद देखिए, अब मुझे एक बात बताओ सर, शॉर्ट टर्म भी तो अपन ले सकते हैं ना, वो याद है क्या, 3 महीने से कम नहीं हो सकता, 3 महीने से ज्यादा और 6 महीने के बीच में हो सकता है। आइए देखो, एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ 6 months, कंपनी अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स है, तो ऐसे केस के अंदर सच डिपॉजिट शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, एंड साथ में रीपेबल आफ्टर 3 months होना चाहिए, ठीक है। तो 3 महीने से बाद का रीपेमेंट उसका आना चाहिए, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। क्या आप इस बात को समझे, बोलिए फटाफट। हाँ, अब देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स, अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ट्रस्टीज को अपॉइंट करना होगा। मतलब किसके लिए, डिपॉजिटर्स के लिए। ट्रस्टीज का मतलब क्या होता है, जो उनके लिए लड़ झगड़ने वाले हैं ना, वैसे लोगों को आपको अपॉइंटमेंट करना होगा, जो किसके, अपने डिपॉजिटर्स के बिहाफ में हम लोग हमारे साथ डील करें, कंपनी के साथ डील करें, ठीक है। आ जाइए देखो, following are the provisions are required to be observed in this respect. One or more trustees of depositors needed to be appointed by the company for creating security of deposits. दूसरा, written consent shall be obtained from trustees before their appointment. तो उनके appointment से पहले उनका written consent लगता है।
उसके बाद अ स्टेटमेंट शैल अपीयर इन द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट विद रीजनेबल प्रोमिनेंस टू द इफेक्ट दैट द ट्रस्टीज ऑफ द डिपॉजिटर्स हैव गिवन देयर कंसेंट। तो अपने को क्या बताना होगा, एक स्टेटमेंट के अंदर बताना होगा कि हम लोगों ने क्या दे के रखा है, बताइए, हम लोगों ने कंसेंट दे रखा है करके, ऐसी वाली बात यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे कंपनी जो है क्या वो एग्जीक्यूट कर सकती है क्या डिपॉजिट ट्रस्ट डीड? बिल्कुल। कौन से फॉर्म में? डीपीटी 2 के अंदर, कम से कम 7 दिन बिफोर द सर्कुलर फ्रॉम द ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ऐसी वाली बात बोली जा रही है। ठीक है, तो देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी में क्या बोला, एक या एक से ज्यादा ट्रस्टी हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं जब हम लोग सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हैं डिपॉजिट्स के ऊपर। दूसरा बोला जा रहा है रिटर्न कंसेंट इनसे ऑब्टेन करना, वो स्टेटमेंट देंगे अपने कंसेंट का, कंपनी एग्जीक्यूट करेंगे डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, कौन से फॉर्म में? डीपीटी 2 के अंदर, कम से कम 7 दिन बिफोर, जब से आप वो सर्कुलर इशू फॉर एडवर्टाइजमेंट होने वाला है उससे 7 दिन पहले ये ट्रस्ट डीड को एक्सरसाइज करोगे। अब नो पर्सन ऑफ कंपनी दैट इज इन बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रस्टशिप सर्विसेज शैल बी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स इफ प्रपोज ट्रस्टी। अगर डायरेक्टर केएमपी होता है वो, या एम्प्लॉय होता है कंपनी का, एसोसिएट का या सब्सिडरी का, है ना, तो ऐसे केस के अंदर क्या वो बन सकता है? ट्रस्टी नहीं बन सकता। अगर वो कंपनी को इंडेप्टेड है बेटा, तो अगेन वो बन सकता है क्या? नहीं। कंपनी को ही नहीं, पूरे ग्रुप कंपनीज को, मतलब कंपनी को, होल्डिंग को, सब्सिडरी को, एसोसिएट को, सब्सिडरी जो हमारे होल्डिंग की है ना, उसको भी। फिर एनी मटेरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी है। पेक्यूनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? एकदम बहुत ज्यादा, जैसे अगर मैं वो कंपनी से 70% ऑफ स्टॉक में वो कंपनी से खरीद रहा हूँ, 70% ऑफ गुड्स में एक किसी कंपनी से खरीद रहा हूँ, तो मेरी मटेरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप होती है, तो वो कंपनी का डायरेक्टर वगैरह भी नहीं चलने वाला है, ऐसी वाली बात है। अगर इट हैज एंटर्ड इनटू गारंटी अरेंजमेंट रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल डेट्स, अगर मैं गारंटी वगैरह दे रखा हूँ तो ऐसे केस के अंदर अगेन यहाँ पे मैं नहीं ले सकता हूँ इनसे। और फिर क्या बोला, इन रिलेटेड टू एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए अबव, नो ट्रस्टी for depositors shall be removed from office after the issue of circular या advertisement। मतलब क्या बोला, जब आपने एक बार सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट या एप्लीकेशन दे दिया तो उसके बाद आप ट्रस्टी को रिमूव कर सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है, देखो, एंड बिफोर इट्स टर्म एंड बिफोर हिज टर्म, आप उसको निकाल नहीं सकते। 1 साल के लिए अपॉइंट है तो 1 साल रहेगा, लेकिन देखो एक्सेप्ट विथ कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन अ मीटिंग ऑफ बोर्ड। मतलब अगर सर पूरे बोर्ड, क्या बोला मैंने, यूनानिमस कंसेंट, ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं? अगर हमको यूनानिमस कंसेंट मिलता है तो यूनानिमस कंसेंट की मदद से क्या मैं रिमूव कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। किसका? डायरेक्टर्स का। इन केस कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसे बोर्ड मीटिंग में होना ही चाहिए, और कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो सारे के सारे डायरेक्टर की परमिशन लगेंगे मुझे किसको रिमूव करने के लिए? ट्रस्टी को। समझ रहे आप बात को? बोलिए जल्दी से, है ना, आ जाइए। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, अब कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स हो सकता है? फ्रॉम मेंबर्स है ना, एलिजिबल कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग कितना बुला सकते हैं बताइए? 10%, है ना। पहले कितना पढ़ा था अपन ने? 35% था। वो किसके लिए था? एलिजिबल को छोड़ के, अदर देन एलिजिबल कंपनी, बराबर, वो 35% बुला सकते हैं। आ जाइए। उसके बाद फ्रॉम पर्सन अदर देन मेंबर्स से कितना बुला सकते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25% हम यहाँ पे मैक्सिमम बुला सकते हैं, ठीक है। आ जाओ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेबल डिपॉजिट इन केस ऑफ एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी, सच कंपनी इज एलिजिबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द अमाउंट फ्रॉम द डेट, कितना? मैक्सिमम 35% ये लोग बुला सकते हैं फ्रॉम द एग्रीगेट करके, ठीक है। इशुएंस ऑफ द सर्कुलर इन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब एक जो एलिजिबल कंपनी होती है टू इनवाइट डिपॉजिट्स इज रिक्वायर्ड टू इशू सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन डीपीटी 1। मतलब सिंपल सी बात है, हमें अगर कोई प्रोडक्ट को बेचना है तो हमें एडवर्टाइजमेंट करना होगा, बराबर। कंपनी अपने डिपॉजिट्स को बेचना चाहती है तो क्या उसको एडवर्टाइजमेंट करना होगा? बिल्कुल करना होगा। तो ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कंपनी डीपीटी फॉर्म के अंदर क्या करेंगी? सर्कुलर को इशू करेंगी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड ऑफ डिपॉजिट्स। आइए उसके बाद, सच एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे होगा? इंग्लिश पेपर, और दूसरा कहाँ पे होगा? वर्नाकुलर लैंग्वेज। अब ये वेबसाइट ऑफ कंपनी के ऊपर भी डालेंगे क्या? हाँ, और इसके अंदर आपको अथॉरिटी और नेम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में भी डालना होगा। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, क्या आप इसको फाइल करेंगे रजिस्ट्रार के साथ? बिल्कुल। और उसके अंदर साइन किया जाएगा बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स जो एडवर्टाइजमेंट के लिए भी
राजी हो गए थे। वैलिडिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट कब तक वैलिड होगा? अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहले 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वाज इशूड, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पे सितंबर में इशू हुआ तो यहाँ से 6 महीना देखेंगे क्या? हाँ सर, ये 6 महीना देखेंगे बराबर। और द डेट एट विच द एजीएम इज टू बी हेल्ड, और इफ नो एजीएम हैज बीन डेट, तो लेटेस्ट या लास्ट डेट जहाँ पे एजीएम हो जाना चाहिए था वो वाले दिनों में, दोनों में से विचएवर इज अर्लीस्ट, वो हमारा लास्ट डेट होता है किसके लिए? एडवर्टाइजमेंट के लिए, ऐसी वाली बात की जा रही है। फ्रेश एडवर्टाइजमेंट क्या कर सकते हैं? क्या हर एक सक्सेसिव ईयर में आप बिल्कुल फ्रेश एडवर्टाइजमेंट कीजिए। इशू एंड इफेक्टिव डेट्स यहाँ पे कौन सी आती है? डेट ऑफ इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे इफेक्टिव डेट मान ली जाती है कोई भी चीज के लिए। अब मेंटेनेंस इन यूजिंग अमाउंट ऑफ डिपॉजिटरी रीपेमेंट रिजर्व, अब ये पता है आपको 30 अप्रैल तक 20%, और आप उसको पैसे को यूज कर सकते हो, सेपरेट शेड्यूल बैंक में होता है, यूज कर सकते हो रीपेमेंट के लिए, किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सीलिंग ऑन द इंटरेस्ट या ब्रोकरेज पेबल कितना होता है? एनबीएफसी जितना होता है, याद आ रहा है क्या आपको? पढ़ा था। उसके बाद फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेकिंग डिपॉजिट्स, कंपनी क्या एक्सेप्ट करेंगे डिपॉजिट या अनसिक्योर्ड डिपॉजिट बाय सबमिटिंग बाय इंटेंडिंग डिपॉजिटर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट, तो इंटेंशन हमें जानने की कोशिश करना होगा। फिर उसके बाद देखिए द एप्लीकेशन शैल कंटेन डिक्लेरेशन, जो इंटेंडिंग डिपॉजिटर बताना चाहता है इस डिपॉजिट से रिलेटेड कि भैया मैंने कोई भी पैसे को बोरो नहीं किया है। सर ये इंटेंडिंग डिपॉजिटर कौन हो सकता है? डायरेक्टर हो सकता है, समझ रहे हैं आप बात को? डायरेक्टर इंटेंडिंग मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका इंटेंशन है डिपॉजिट करने का, वो इंटेंडिंग डिपॉजिटर, ठीक है। आइए, डिपॉजिट अगर जॉइंट नेम्स में हो सकता है तो अलग अलग इस पे होता है, नॉमिनीज भी आता है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी आपको पता है, पढ़ा हुआ है, जस्ट अभी घुमाया अपन ने सारी चीजें। उसके बाद देखिए क्या, उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, आ जाइए, उसके बाद देखिए कौन सा, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, अब यहाँ पे रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सर ये रजिस्टर्ड ऑफ डिपॉजिट्स के अंदर क्या आता है? एवरी कंपनी जो है ना ये मेंटेन करते हैं 1 और मोर सेपरेट रजिस्टर्स, क्या करते हैं बताइए मुझे? 1 और मोर सेपरेट रजिस्टर्स ऑफ द डिपॉजिट्स को मेंटेन करते हैं, जो रखा कहा जाता है, जो रखा जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस में। कहाँ रखा जाता है बोलो? रजिस्टर्ड ऑफिस में सर, जिसके अंदर फॉलोइंग पर्टिकुलर्स होंगे, क्या क्या? नेम और पैन होंगे डिपॉजिटर्स के, दूसरे गार्डियन के यहाँ पे चीज़ें होने वाली है, फिर पर्टिकुलर्स नॉमिनी के होंगे, डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर, डेट एंड अमाउंट ऑफ ईच डिपॉजिट्स, फिर यहाँ पे ड्यूरेशन कब तक के लिए, 6 महीने से ज़्यादा होने चाहिए, 3 से 6 भी हो सकते हैं, 2 लिमिट थी उसमें। उसके बाद यहाँ पे ड्यू डेट फॉर रीपेमेंट, मैंडेट इंस्ट्रक्शंस, फिर यहाँ पे डेट ऑन विच रीपेमेंट इंटरेस्ट इज मेड, फिर पर्टिकुलर्स ऑफ द सिक्योरिटी या चार्ज ऑफ द डिपॉजिट्स करके, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और आखिरी में एनी अदर रेलेवेंट प्रोविजंस, ठीक है। अब एंट्रीज आपको कितने दिन के अंदर करना होगा? इट शैल बी मेड विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रिसीव बाय ऑथेंटिकेशन ऑफ डायरेक्टर या सेक्रेटरी इन ऑफ द कंपनी और बाय एनी अदर ऑफिसर ड्यूली बाय द कंपनी, जो भी दिया गया है ना। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे कि 7 दिन के अंदर आपको ऑथेंटिकेट करना होगा चीजों को, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। द सेट रजिस्टर शैल बी प्रिजर्व्ड इन गुड ऑर्डर, क्या बोला यहाँ पे? गुड ऑर्डर में आप इसको प्रिजर्व करोगे इन नॉट लेस देन 8 years फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर। समझ रहे कितने दिनों में, कितने साल के लिए? 8 साल के लिए आपको प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है सर। प्री मैच्योर, क्या यहाँ पे आप डिपॉजिट्स को प्री मैच्योर भी करवा सकते हैं क्या? बताइए। देखो आफ्टर द एक्सपायरी, एक बार 6 महीना बीत गया, बट एक्चुअल डेट ऑफ मेच्योरिटी तो 36 महीने तक हो सकता है। मान लो 30 महीने हमने रखा था, मैं 24 महीने पे ही करना चाहता हूँ खत्म, क्या कर सकता हूँ? आओ जानते हैं। देखिए From the if the depositor requests premature, the rate of interest payable, क्या बोला यहाँ पे? shall be 1% less than the rate at which it would have been payable for the period for which deposit has actually run करके, है ना। तो डिपॉजिट जितने भी टर्म के लिए रन किया है, जैसे अगर उस पर अगर 12% बन रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? 11% हम उसको देने वाले हैं, बराबर है? बिल्कुल, यस सर। अब देखो, इन रिस्पेक्ट टू बी नोटेड दैट पीरियड फॉर विच द डिपॉजिट हैज रन, इफ इट कंटेन्स एनी पार्ट ऑफ द ईयर विच इज लेस देन 6 months, देन इट शैल बी एक्सक्लूडेड, अदरवाइज दैट पार्ट ऑफ 6 months इज मोर, इट शैल बी टेकन एज 1 year करके। जैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 24 महीने है यहाँ पे, समझना बात को, तो 2 साल पूरे हुए और उसके बाद 2 ही साल हुए, वही 30 अगर महीने होते हैं तो अपन लोग क्या बोल रहे थे यहाँ पे? 2 साल और 6 महीने, मतलब 3 साल ट्रीट किए होते हैं उसको, समझ रहे हैं आप बात को। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि आप जब प्री मैच्योर कर रहे हो तो देख लो कितना हुआ है समय। अगर जैसे 18 हुए, मान लीजिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कि 18 महीने हुए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 24% का ब्याज। अगर 12% का तो 24 - 1 मतलब 23, समझे आप बात को? आई
रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस, आपको नहीं करना होगा कब, जब इन ऑर्डर, अब देखो प्री मैच्योर रीपेमेंट आप करवा रहे हो इन ऑर्डर टू रिड्यूस टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट टू ब्रिंग विद इन द परमिसिबल लिमिट, मतलब आप अपने खुद के क्वालिटी के लिए, आप अपने खुद के फायदे के लिए कम करवा रहे, तो उसका नुकसान क्यों कर रहे हैं फिर, समझ रहे हैं ऐसी वाली चीज। और दूसरा क्या बोल रहा है, विद द डिपॉजिट प्री मैच्योरली रीपेड टू प्रोवाइड वॉर रिस्क और द अदर रिलेटेड पर्सनल लेवल या मिलिट्री, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, तो ऐसे केस के बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऐसे केस के बाद यहाँ पे इमरजेंसी अगर डिक्लेयर हुई है ना, तो हम लोग कहेंगे कि अगेन यहाँ पे डिपॉजिट क्या किया जा सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब देखो प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ डिपॉजिट टू अर्न हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, इन केस डिपॉजिटर्स डिजायर टू अवेल हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय रिन्यूइंग डिपॉजिट बिफोर इट इज एक्चुअली मैच्योर्ड, कंपनी शैल पे हिम क्या, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनली इफ डिपॉजिट इज रिन्यू फॉर द पीरियड लॉन्गर देन द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ डिपॉजिट। मतलब जैसे 30 महीने का डिपॉजिट था, 24 महीने हो जाते हैं, तो ऐसे केस के अंदर 6 महीना बचा हुआ है, मैं रिन्यू करा रहा हूं, तो कम से कम 6 महीने से ज्यादा का होना चाहिए, तब जाके मेरे को हायर रेट ऑफ डिपॉजिट मिलेगा, नहीं तो मुझे नहीं मिलने वाला हायर रेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, क्या मुझे इसको डीपीटी 3 के अंदर, वो तो 31 मार्च और 30 जून आने वाला है, सेम है वो, फिर डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में मुझे यहाँ पे बताना होता है। ठीक है, अब देखिए पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होने वाला है यहाँ पे 18%, ये कौन से कंपनी के केस में, एलिजिबल कंपनी के केस में, वहाँ पे अपन ने इससे पहले कौन सा पढ़ा था, 18 ही पढ़ा था ना कि 15 पढ़ा था, 18 ही पढ़ा था, है ना। आइए, क्या हम अल्टर कर सकते हैं क्या चीज़ों को, कॉन्ट्रैक्ट को, डिपॉजिट डीड को, नहीं सर अल्टर नहीं कर सकते, पनिशमेंट कॉन्ट्रावेंशन का बिल्कुल सेम रहने वाला है, चाहे तो देख लीजिए एक बार, है ना, और 500 रुपीज़, और यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ 73-74 टू एलिजिबल कंपनी से रिगार्डिंग सेम एज इट इज़ वो अप्लाई होने वाले हैं। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 73-76 आ जाइए। पनिशमेंट फॉर कंपनी कितना होगा यहाँ पे, देखिए द कंपनी शैल इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और पार्ट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू बी पनिशेबल विद अ फाइन, जो कितना होने वाला है 1 करोड़ और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय कंपनी विच एवर इज, क्या बोल रहा है, लोअर, बट विच में एक्सटेंड टू 10 करोड़ रुपीज। ठीक है, चलिए आइए दूसरा, पनिशमेंट फॉर द ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तो यहाँ पे क्या बोला है कि इनको कितना होगा 7 साल तक इम्प्रिजनमेंट तक जेल, और फाइन कराएंगे कितना 25 लाख से लेके 2 करोड़ तक का अपन यहाँ पे फाइन करवाने वाले हैं। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, तो यहाँ पे ठीक है ये बिफोर द कमेंसमेंट है, तो एक बार पढ़ लो ट्रांजिशन फेज में क्या था, जस्ट गो थ्रू कर लो एक बार, हो जाएगा उसके बाद, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ये देखो लिखा है ना यहाँ पे ऑन और बिफोर 1414, 3 महीने के अंदर आप एक तो अनपेड के बारे में बताऊंगे, और 3 साल के अंदर आपको रीपे करना पड़ेगा उसको, है ना, ऐसी वाली बात है। अब 2014 से 2017 तक तो पूरे रीपे हो ही गए होंगे, अब तो कोई बचे ही नहीं होंगे, है ना। एक्सटेंशन क्या ट्रिब्यूनल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, जो उसको रीजनेबल लगे उतना, और यहाँ पे फिर पनिशमेंट तो पड़ने वाली है। चलो हो गया, चलिए अब लेते हैं ब्रेक, फिर उसके बाद एक बार मोहित सर से कनेक्ट करता हूँ मैं, क्या है फिर बताता हूँ आपको आगे का शेड्यूल। ठीक है, चलिए।